अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। तो सबसे पहली बात यहाँ पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते किसको है? रिफ्लेक्शन कहते हैं बाउंसिंग बैक। अब चैप्टर से समझ में आना चाहिए आपको रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन का मतलब है बाउंसिंग बैक। किसका बाउंसिंग बैक हो रहा? लाइट का। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस। हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम ये चैप्टर में मिरर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और मिरर्स भी कैसे मिरर्स है? मिरर्स कर्व मिरर है और उसमें लाइट जो है क्या होने वाली है? बाउंस बैक होने वाली है। यानी एक मिरर है, समझिए, मिरर पर लाइट पड़ेंगी, लाइट पड़ने के बाद यहाँ से जब मिरर से लाइट पड़ेंगी तो इन्हें यहाँ से बाउंस बैक होकर निकलेंगे, यानी इसी को तो है रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो बिल्कुल डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको मैं बताते चलूँ, यहाँ पर कर्व मिरर्स की बात करेंगे हम। हमारे पास जो है कर्व मिरर दो टाइप्स के होते हैं। कर्व मिरर टू टाइप्स के रहते हैं। पहला वाला रहता है कॉनकेव, दूसरा वाला रहता है कॉन्वेक्स। अब इधर सुनिए, सबसे पहली बात, कॉनकेव मिरर एक कर्व मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर एक कर्व मिरर है। कॉनकेव मिरर में रहता क्या है बोले तो इधर सुनिए, ये कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, अभी भी आप नहीं बोल सकते जब तक मैं एक हिस्से को जो है ना अनइवन कर दूं, मतलब यानी बल्ज कर दूंगा, ये ख़राब है, ये हिस्सा ख़राब है समझूंगा। और ये सामने का हिस्सा बिल्कुल आईने की जो स्पेशलिटी रहती, जो जिसमें सूरत दिक्कत आती, यानी ये सामने के हिस्से में आईने की वो है और ये पीछे बिल्कुल कलर करे हुआ रफ सरफेस है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये पीछे का हिस्सा आईने की तरह रहता है और ये सामने जो है ना ख़राब रहता है, ये इसमें वो रहता है। अब इधर सुनिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको दो चीज़ें समझ जाना चाहिए। कॉनकेव मिरर जो रहता है वो कर्व इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, और कॉन्वेक्स मिरर कर्व आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। कर्व इनवर्ट, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, ये कर्व आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ। डिफरेंस भी हो जा रहे हैं। और कॉनकेव मिरर की ये बात है कि ये कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, जब कोई लाइट रे मिरर पर पड़ती है तो पूरे लाइट रेस आकर एक जगह पर मिल जाते हैं, पूरे लाइट रेस आकर एक जगह पर मिल जाते हैं। तो कॉनकेव मिरर में पूरे लाइट रेस एक जगह पर आकर मिलते हैं, ये कन्वर्जिंग इन नेचर है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग इन नेचर। जब कॉन्वेक्स मिरर पर कोई लाइट रे पड़ती तो लाइट रे पड़ते ही जो है एक दूसरे से लाइट रेस पूरे दूर दूर जाना चाहते, कोई लाइट रे एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो तो दूर दूर जाते रहते। अब उसके बाद और एक बात ये याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर में होता ये हमेशा ये इमेज जो है ना, इमेज डिमिनिश इमेज बताता है, यानी इमेज बिल्कुल छोटी कर कर बताता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में डिमिनिश इमेज बताता, और कॉनकेव में जो है कभी जो है ना इनलार्ज भी बताता, कभी सेम साइज भी बताता, और कभी लार्ज भी बताता, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उस हिसाब से कॉनकेव में होगा। अब ये चैप्टर में बिल्कुल हम छोटे चीज़ें पढ़ने वाले हैं, उसको मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझा दूंगा, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये चैप्टर में कुछ वर्ड्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे वो वर्ड है इरेक्ट। एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम इरेक्ट, और एक इस्तेमाल करेंगे वर्चुअल, और एक इस्तेमाल करेंगे इन्वर्टेड, और एक इस्तेमाल करेंगे रियल। अब सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इन्वर्टेड का मतलब कोई इमेज उल्टी फॉर्म होना। मैं सीधा ठहरे हुआ हूँ, अगर मैं उल्टा बताएगा, उल्टा मेरी सूरत आईने में उल्टी बताई जा रही है तो इसका मतलब मेरी इमेज इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब ही होता है उल्टा, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज फॉर्म होना। अगर आपसे कोई बोले कि इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई तो इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट सीधा था लेकिन इमेज उसकी उल्टी हुई, इमेज उल्टी बनी, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। और इन्वर्टेड और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज। और उसके बाद जो है ना रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और एक बात आप ये भी याद रख लीजिए, जो इमेज इन्वर्टेड रहती है उन्हें कैसा भी रियल ही रहती, और जो इमेज इरेक्ट रहती है उन्हें कैसा भी वर्चुअल। रियल इमेज कैच ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज डज नॉट कैच ऑन स्क्रीन। अब उसके बाद ये भी याद रखना है आपको, इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल रहती, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल रहती, ये बात याद रखना है। और उसके बाद ये बात याद रखिए, इनलार्ज का मतलब होता है बिग साइज इमेज फॉर्म होना। जितना ऑब्जेक्ट है उस साइज से भी बड़ी इमेज बन जाना, उसको जो है इनलार्ज इमेज बोलते हैं। और एक है डिमिनिश का मतलब होता है स्मॉल साइज इमेज को डिमिनिश इमेज बोलते हैं। ये थोड़े चीज़ें याद रखना है आपको।
डिमिनिश का मतलब स्मॉल साइज। सबसे पहली बात ये बोल देता हूँ मैं, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनना, इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज बनना, रियल इमेज, जो इमेज इन्वर्टेड रहती है उन्हें कैसा भी रियल रहती, जो इमेज इरेक्ट रहती है उन्हें कैसा भी वर्चुअल रहती। हम ये चीज़ें समझ गए। और डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव और कॉन्वेक्स भी समझ गए आप। एक कर्व मिरर दो टाइप के रहते हैं, एक सबसे पहले कॉन्केव रहता और एक कॉन्वेक्स रहता। आप ये भी समझ में आ गया। देखिए कॉन्केव मिरर कैसा रहता, कर्व इनवर्ड यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता। एक आसान एग्जांपल के तौर पे भी याद रख ले सकते हैं। एक स्पून लीजिए आप, स्पून जिससे आप खाना खाते, जिस हिस्से से आप खाना खाते वो हिस्सा जो है ना कॉन्केव है, और जो पीछे का हिस्सा रहता, स्पून के जो पीछे का हिस्सा रहता उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये याद रख लीजिए। ये सामने का जो हिस्सा है, स्पून का सामने का जो हिस्सा रहता समझिए वो कॉन्केव है, और स्पून का जो पीछा हिस्सा रहता वो कॉन्वेक्स रहता। और एक बात ये याद रख लीजिए आप, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज जो है इरेक्ट बताती। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा सीधी बताती, जबकि कॉन्वेक्स में मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम उल्टी बताती, लेकिन कभी सीधी भी बताती। ये बात आपको याद रखना है, मैक्सिमम उल्टी बताती। और वो कंडीशंस आगे आप जब चैप्टर में बढ़ते जाएंगे आपको कंडीशन याद होंगी कि कब सीधी बताती कब उल्टी। लेकिन आप ये बात याद रख लीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा इरेक्ट यानी सीधी इमेज बताएंगे। अब मैं आगे आपको, चलिए आगे बढ़िए। मिसाल के तौर पर देखिए, एक मेरे पास एक बड़ा मिरर है, सर्कुलर मिरर था, स्पेरिकल मिरर, गोल मिरर था मेरे पास। मैं वो स्पेरिकल मिरर को जस्ट इतनी थोड़ा हिस्सा काट दिया मैं इसका, ठीक है। मैं इतना हिस्सा ले लिया वो मिरर का, मुझे इतने मिरर की ज़रूरत है तो मैंने उतना हिस्सा ले लिया मिरर का। देखिए मैं ये हिस्सा मिरर का ले लिया। अब ये जो गोल सर्कल का जो स्पेरिकल जो मिरर था उसका जो सेंटर पार्ट था ना, यहाँ पर वो इसका सेंटर पार्ट यही होगा, ठीक है। वो सेंटर पार्ट को जो है ना हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करते हैं सी से। और ये जो मैं हाफ मिरर कराना, ये हाफ मिरर का जो सेंटर पार्ट रहता है उसको बोलते हैं पोल। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है वो लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं यहाँ पर नामा भी लिख दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये P का मतलब है पोल, और ये लाइन जो सेंटर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और अब इधर सुनिए, मिसाल के तौर पर अगर कोई लाइट रेस कंटिन्यू आ रही, इन्फिनाइट पोजीशन से कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, पूरे लाइट रेस जो है ना, अभी पढ़े आप रिफ्लेक्शन, ये मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, समझिए आप पढ़े कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग इन नेचर। जब आईने पे लाइट रेस मिलते हैं तो पूरे लाइट रेस होकर क्या चाहते हैं, कन्वर्ज होना। कन्वर्ज का मतलब मिलने को बोलते हैं। तो ये पूरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, पूरे लाइट रेस आकर जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी बाउंस बैक हो रही। ये लाइट भी बाउंस बैक हो रही, ये लाइट भी बाउंस बैक हो रही। मैं यहाँ नीचे से भी एक लाइट पास करा तो इन्हें भी आके यहाँ से पास हुई, और एक लाइट को पास करा इन्हें भी आई यहाँ से पास हुई। ये सारे लाइट रेस आकर एक ही जगह पर मिल रहे, उस जगह का नाम साइंटिस्ट दे दिया, उसका नाम है फोकस, ठीक है। जहां पर भी आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे भी मारेंगे उन्हें जाके पास होती, कहां से पास होती, फोकस से पास होती। और एक बात ये याद रख लीजिए, ये आपका कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ रे डायग्राम्स के लिए भी बिल्कुल आसान तरीका समझाने वाला हूँ इंशाल्लाह। इधर सुनिए, ये आपका कुछ सेटअप है, समझिए। तो अगर मैं बोलता हूं आपको पोल से लेके फोकस तक अगर 2 सेंटीमीटर है ना, तो ये पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक 4, इसका डबल ये होता। ये बात आपको याद रखना है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होता, 4। अगर ये 5 है तो ये 10, अगर ये 10 है तो ये 5, अगर ये 20 है तो ये 10। इतना याद रखना है आपको। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जितना रास्ता होता उसका हाफ पोल से लेके फोकस तक होता। और एक बात याद रख लीजिए, अब ये टर्मिनोलॉजी में यूज करने वाले, पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस रहता उसको बोलते फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक जो डिस्टेंस रहता उसको बोलते फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस रहता उसको बोलते रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये F को जो है फोकल पॉइंट भी बोला जाता है, इसको फोकस भी बोलते हैं और इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं। तो P से लेके F तक जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, P से लेके C तक जो है डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता, अगर कोई मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ कितना है, ऑप्शन में पूछता उन्हें,
अगर कोई मिरर, कॉनकेव मिरर, कोई मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, पी से लेके सी तक का जो रास्ता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो 6 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ कितना है बोलकर पूछता, तो फोकल लेंथ कितना होता है पी से लेके एफ तक, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका हाफ फोकल लेंथ होता, तो फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है बोलकर आप बोल सकते हैं। ये हो गया आपके रे डायग्राम के वास्ते बिल्कुल बेसिक चीज़। इससे पहले भी रे डायग्राम्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ये 3 चीज आपको इससे पहले भी अभी बता दिया मैं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट का मतलब सीधा, वर्चुअल और रियल का मतलब भी आपको मैं बता दिया हूँ। ये भी आपको समझ में आ गया, फोकल लेंथ किसको बोलते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं, पोल किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किसको बोलते हैं, आपको मालूम होगा। अब मैं आपको जो है रूल्स बताने वाला हूँ रे डायग्राम से। इधर सुनिए, रूल्स बता रहा हूँ मैं, ये रूल्स कॉनकेव मिरर के बता रहा हूँ मैं। पहले आपको कॉनकेव मिरर के रूल्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, रूल नंबर 1 है ये, ठीक है। ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। रूल नंबर 1 ये बताता, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, आईना है, मिरर से टच होने के बाद इन्हें रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस। रूल नंबर 1 यही बताता, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर उन्हें पैरेलल गई, आईने से रिफ्लेक्ट होने वाली है, मिरर कन आ गए, मिरर कन टच होने के बाद इन्हें क्या होती, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होती, फोकस से पास हो रही। रूल नंबर 1 यही बताता। तो ये रूल नंबर 1 है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू फोकस। अब सेम उसी तरीके से रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में देखिए, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रूल नंबर 2 में ये बताया जाता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है, आईने से टच हुई, टच होने के बाद क्या होंगी ना, रिफ्लेक्ट होंगी, पासेस फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, आईने से टच होने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होकर कैसा रिफ्लेक्ट होंगी, फोकस से डायरेक्ट पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल जाएंगी। ये रूल नंबर 2 है। अब उसके बाद रूल नंबर 3 पर आएंगे। रूल नंबर 3 में ये बताया जाता है, देखिए ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मिसाल के तौर पे मेरा ऑब्जेक्ट इधर रखे हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो उन्हें डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उन्हें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें कोई बेंडिंग नहीं, कोई बाउंस बैक नहीं होती, उन्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते रहती, इधर से इधर, इधर से इधर, कोई इसमें जो है रिफ्लेक्शन नहीं होता। चलिए हम आगे जो है रे डायग्राम्स पढ़ने वाले थे। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स बता रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। इधर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंपास ले लिया, कंपास में कौन से भी डिग्रीज का आप एंगल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 डिग्रीज का मेजरमेंट ले रहा हूँ। 4 डिग्रीज का मेजरमेंट लेकर एक मैं 4 डिग्रीज का कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। एक 4 डिग्रीज का जो है 4 सेंटीमीटर का जो है कर्व बना लिया। एक ने 2 एक साथ, मैं रे डायग्राम से एक साथ 2 उतारने वाला हूँ, तो 2 कर्व्स बना लिया मैं। इधर सुनिए, ये जो मैं 4 सेंटीमीटर का जब कर्व बनाया, ये 4 सेंटीमीटर का कर्व बना दिया, यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर है, सेंटर में एक डॉट पड़ा सो है, ठीक है। ये डॉट बिल्कुल, ये जो सर्कल बन रहा था, तो बीच का जो हिस्सा होगा ये सेंटर हो गया होगा, और ये बिल्कुल मिरर का जो हिस्सा था ये पोल होगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, जो लाइन का नाम क्या होगा, ये लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो इधर सुनिए, ये पोल है, ये अभी हम पढ़े थे ये 4 सेंटीमीटर, यहाँ पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर तक हो रहा, तो इसका हाफ कितना होता होगा, 2 सेंटीमीटर। तो मैं 2 सेंटीमीटर भी मेजर कर कर यहाँ पर इसको लिख दिया फोकस, ठीक है। मैंने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया था, जिस जगह पर जो बना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। 4 सेंटीमीटर था ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर था, तो इसका सेंटर के पार्ट को जो है मैंने फोकस कह दिया। अब मुझे पहली बात ये कही जा रही थी कि मैं ऑब्जेक्ट जो बनाना है मुझे बियॉन्ड सी बनाना है। ऑब्जेक्ट जो है मेरा कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी, यानी सी के बाहर। तो मैंने सी यहाँ है, तो सी के बाहर मैंने ऑब्जेक्ट रखा। एक वक्त पे आप जब एक रे डायग्राम बना रहे हैं, तो एक वक्त पर आपको 2 रूल्स अप्लाई करना रहता है रे डायग्राम्स के लिए। तो मैं रूल नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, ये लाइट रे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसा गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद यहाँ मिरर है, मिरर से टच होने के बाद क्या होती है, उन्हें रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट कहाँ से होती है, बाउंस बैक फोकस से पास होती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल
एक्सिस passes to focus। ये हो गया रूल नंबर 1। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से टच हो गई। रूल नंबर 2 के हिसाब से क्या था? रूल नंबर 2 ये बताता है कि कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है, कोई लाइट रे इधर देखिए फोकस से पास हो रही है, कोई लाइट रे फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद मिरर से टच हुई, मिरर से टच होने के बाद देखिए इधर से ऐसा जा रही है ना, मिरर से टच हुई, मिरर से टच होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर पे दोनों ये पहली लाइट रे और दूसरी लाइट रे दोनों आकर जिस जगह पर मिल रहे हैं, देखिए इस जगह पर दोनों लाइट रेस आकर मिल रहे, इस जगह पर मेरी इमेज फॉर्म हुई। और एक बात ये याद रखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। मिसाल के तौर पे एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ मैं, ये एक इंसान है, समझिए ये एक इंसान है, इंसान के पैर कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस पे है और इसका सर ऊपर है। अब इधर देखिए मेरी इमेज इस तरीके से बनी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसान के पैर थे, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे इंसान के पैर ही रहना, तो इसकी वजह से यहाँ अगर पैर रखा तो इमेज यहाँ बनना था ना, तो सीधी इमेज नहीं बना के मैं क्या पैर यहाँ रखा, तो जाहिर सी बात है उसका सर यहाँ पर आ जाए। तो सर यहाँ पर आने की वजह से क्या होगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट ऐसा है लेकिन इमेज ऐसी बनी, एरो सीधा एरो है लेकिन इमेज कैसी बनी? उल्टी इमेज। मेरी इमेज यहाँ पर बन रही, तो इसकी वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी इमेज जो बनी वो कैसी बनी? इन्वर्टेड इमेज, यानी उल्टी इमेज बनी। तो इसका कैरेक्टर लिखो बोलकर देता, तो कैरेक्टर क्या क्या लिख सकते? देखिए आप सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, इमेज मेरी कहाँ बनी? एफ और सी के बीच में बनी। और देखिए ये ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी, तो आप देखने से रे डायग्राम को देखने से समझ में आ रहा है आपको कि इमेज का साइज क्या है? छोटा है। तो छोटी इमेज को क्या बोलते हैं आप? डिमिनिश्ड इमेज। और अभी बोले आप ये ऑब्जेक्ट सीधा, देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज कैसी बनी? उल्टी। उल्टी इमेज को शुरू में वीडियो में शुरू में बोला था, उल्टी इमेज को क्या बोलते? इन्वर्टेड इमेज। तो इमेज कैसी बनी मेरी? इन्वर्टेड इमेज। और एक बात बोला था मैं आपको, जो इमेज इन्वर्टेड रहती उन्हें क्या रहती? रियल रहती। तो ये इमेज इन्वर्टेड है और क्या है? रियल इमेज है। ये इसके 4 कैरेक्टर्स, इसको कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, इसको नेचर भी बोलते हैं। अब इधर सुनिए दूसरे रे डायग्राम पर आ रहे हैं। दूसरे रे डायग्राम में बोल रहा हूँ रे डायग्राम उतारो एट सी। हम ये पूरे कॉन्केव मिरर के करें। तो देखिए मैं पहले से एक आर्क बना लिया था, कितने सेंटीमीटर का आर्क बनाया था? 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाया था। यहाँ पर देखिए सेंटर पर वो डॉट बढ़ गया था, वो तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मैंने यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। ऑब्जेक्ट अब मैं कहाँ रखने वाला हूँ? सी पर मेरा ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ, सी पर ऑब्जेक्ट रखने वाला हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर का है? ये 4 सेंटीमीटर का है। तो फोकस कहाँ बनता होगा? एग्जैक्ट आप मेजर कर भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं मेजरमेंट्स के साथ कर रहा हूँ। तो ये फोकस मेरा कितने सेंटीमीटर? पी से ये पोल है, पोल से लेके फोकस 2 सेंटीमीटर है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर। अब मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? सी पर रखा। तो देखिए रूल नंबर 1 के हिसाब से अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद क्या? आईने कन टच हुई, आईने से टच होने के बाद क्या होना? आईने रिफ्लेक्शन होना, यानी बाउंस बैक होना। कैसा बाउंस बैक होती? रूल नंबर 1 पढ़े हम। रूल नंबर 1 बोलता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पास टू फोकस, फोकस से पास होना, फोकस से पास हो गई इन्हें, प्रिंसिपल एक्सिस के इन्हें पैरेलल गई, पैरेलल जाके फोकस से पास हो गई। रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। अब फिर रूल नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या बताता? अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास फोकस से पास हो रही, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही, फोकस से पास हो गई, फोकस से पास होने के बाद क्या होना? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके ये 2 लाइट रे आकर इस जगह पर मिले, दोनों लाइट रे आकर देखिए इस जगह मिले। कहाँ पर मिले? सी पर ही बनी। अगर मैं ऑब्जेक्ट सी पे रखा तो इमेज कहाँ बनी? सी पेज बनी। तो इसके कैरेक्टर्स कैसे लिख सकता हूँ मैं? इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म हुई कहाँ हुई? एट सी, इमेज फॉर्म्ड एट सी। और देखो ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतना, तो देखने पे दिख क्या आ रहा? सेम साइज इमेज। इमेज कैसी बनी? सेम साइज की इमेज बनी। और देखने पे दिख के आ रहा, क्या दिख रहा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसी है? उल्टी है। तो इमेज उल्टी बनना, उसको कौन सी इमेज बोलते? इन्वर्टेड इमेज। और एक बात पढ़े हम, जो इमेज इन्वर्टेड रहती है उसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज। तो इसके 4 कैरेक्टर्स रहते हैं, ये 2 सीख गए आप।
अगर ऑब्जेक्ट सी के बाहर रहा, बियॉन्ड सी रहा, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, बिटवीन एफ एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट सी पे रहा तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, एट सी पे हो रही। इसके कैरेक्टर्स भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम उतारने वाले हैं। अब इधर ये बोल रहा बिटवीन पी एंड एफ उतारिए। तो इधर देखिए मैं ये जो कंपास है, कंपास 4 सेंटीमीटर का मेजर कर लिया था। आप कितने भी डिग्री का, कितने भी सेंटीमीटर का आर्क बना सकते हैं। मैं 4 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ। तो इधर सुनिए, मैं 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लिया, 2 बना लेता एक साथ, क्योंकि एट एफ का भी मेरे को बनाने का है। तो 4 सेंटीमीटर का मैंने कंपास से आर्क बना लिया। इधर देखिए ये भी एक आर्क हो गया। जब मैं ये आर्क हुआ तो यहाँ पर कंपास से जो है बिल्कुल सेंटर में एक डॉट पड़ा था। हम पढ़े थे कि जो सर्कल रहता, सर्कल के सेंटर पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इधर भी कुछ पढ़ा तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बिल्कुल ये जो लाइन पास होती, ये लाइन को क्या बोलते हैं आपको भी मालूम है। ये लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इधर सुनिए मैं बनाने वाला हूँ डायग्राम। ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मेरा पोल है। ये दोनों के बीच का सेंटर जो रहता है उसको फोकस बोलते, बोल के मालूम है 2 सेंटीमीटर था तो मैं इसको फोकस बोला और इसको पोल। हम पहले बियॉन्ड सी का करें, फिर एट सी करें, अब बिटवीन एफ एंड सी। तो इधर देखिए मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हूँ, बिटवीन एफ एंड सी पर मैंने अब ऑब्जेक्ट रखा है। अब मैं यहाँ पर रूल पास कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 के हिसाब से जो है ना क्या रहता, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने के बाद क्या होता, फोकस से पास होता। तो इधर देखिए इन्हें फोकस से पास हो रहा, ये रूल नंबर 1 है। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस से पास हो रहा, फोकस से, इधर देखिए मैं इसको फोकस से पास करा रहा हूँ, पासेस फ्रॉम फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल। उसके बाद इन्हें जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ये 2 लाइन अभी आकर मिल रही कहाँ है, इस जगह पर मिल रहे। तो मैं इस जगह पर इमेज बना दिया मेरी। तो आप देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। आप देखिए अगर मैं बिटवीन एफ एंड सी पी एंड एफ रखा तो मेरी इमेज क्रिएट कहाँ हो रही, बियॉन्ड सी। तो आप इसको, इसके कैरेक्टर्स और नेचर लिख सकते हैं। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। और इमेज कैसी बनी, देखिए ऑब्जेक्ट इतना है, इमेज इतनी है, दिखने में दिख कर आ रहा कि इमेज कैसी बनी, इन लार्ज इमेज बनी। तो आपका इन लार्ज इमेज हो गई। और एक एक देखिए उल्टी इमेज बनी। उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं बोला मैं, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड है और जो इन्वर्टेड रहती है उन्हें क्या रहती है, रियल। ये 4 कैरेक्टर्स लिख दिए आप। तो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ रखे तो इमेज कहाँ बन रही, बियॉन्ड सी बन रही। उसके बाद देखिए अगला वाला कर रहा हूँ एट एफ, यानी फोकस पर मेरे को ऑब्जेक्ट रखना है। तो फोकस पर ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कैसी बनती वो मान को। तो ये लाइन है, ये लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं आपको भी मालूम है। ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस, मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर है तो इसको मैं बोल रहा हूँ फोकस। ये हो गया मेरा पोल। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हूँ मैं, फोकस पर। तो इधर सुनिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा, रूल नंबर 1 देखिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद क्या होती, फोकस से पास होती। तो उन्हें क्या हुई, फोकस से पास हो गई। ठीक है, फोकस से पास हो गई। लेकिन रूल नंबर 2 अप्लाई करने के वास्ते उन्हें फोकस से पास होना है, ऑब्जेक्ट फोकस पे। तो कैसा पास कर सकते हैं, तो फोकस से आप डायरेक्ट पास नहीं कर सकते। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, रूल नंबर 3 अप्लाई कर रहा हूँ। रूल नंबर 3 में क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से देंगे तो उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों टच होते हुए जाना है। देखिए इन्हें रिफ्लेक्ट होते जाती है डायरेक्ट वहाँ से वहाँ। अब आप ये 2 लाइनों को देखिए, ये 2 लाइनों को देखें तो क्या दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे से मीट हो रहे हैं, नहीं हो रहे। ये 2 लाइन पैरेलल लाइन है। तो ये 2 लाइन को आप कितना भी स्ट्रेच कर लो, ये 2 लाइन एक दूसरे से कभी मिलने वाले नहीं है। तो इसकी वजह से अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखे तो इमेज कैसी बनती, इनफाइनाइट इमेज बनती। ये आपको याद रखना है। इमेज कैसी बनी, इनफाइनाइट इमेज बनती एफ पर। चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बोल रहा है बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ यानी अगर ऑब्जेक्ट पी और एफ पर रखे। इधर देखिए मैं 4 सेंटीमीटर का, दोबारा इसमें भी 4 सेंटीमीटर का आर्क ही रख रहा हूँ। इधर सुनिए मैंने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया है और एक दूसरा भी मेरे को रे डायग्राम करना है एट इन्फिनिटी का। तो इन्फिनिटी के वास्ते भी एक आर्क बना कर रख रहा हूँ, आगे काम में आता है इन्फिनिटी के लिए भी। तो इधर सुनिए इसके लिए भी एक आर्क बना लिया, इसके लिए भी एक आर्क बना चुका हूँ मैं। तो इधर सुनिए बिटवीन पी एंड एफ बोला। तो बिटवीन पी एंड एफ के लिए अब इधर देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली है प्रिंसिपल एक्सिस की। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मेरा, तो इसका सेंटर बिल्कुल एफ। ये हो गया एफ
ये हो गया C, ये हो गया P। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखो बोला उन्हें, बिटवीन P एंड F। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में रखा, तो देखिए रूल नंबर 1 अप्लाई कर रहा हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देन पासेस फ्रॉम फोकस, फोकस से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देन पासेस फ्रॉम फोकस। अब इसमें भी हम जो है रूल नंबर 2 का अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि फोकस से पास नहीं कर सकते। तो यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, रूल नंबर 3 का अप्लाई कर रहा हूँ। कोई अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो सेंटर ऑफ, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, और ये बात याद रखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट और मिरर तीनों एक दूसरे से इंक्लाइंड होना रहता, मिलना रहता। तो इस जैसा मैं बनाने की कोशिश करा दी, बनाया। मैं इससे पहले के केस में हुआ क्या था, ये दो लाइनों को देखिए आप, ये दो लाइना एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इसमें देखिए क्या ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसको स्ट्रेच करा तो ये दो लाइना ऐसे आगे दूर दूर हो रहे हैं, लेकिन जब मैं इन दोनों को पीछे ऐसा पीछे की तरफ स्ट्रेच करा, मिसाल के तौर पर देखिए मैं इमेजिनरी लाइन डालकर बता रहा हूँ, यहाँ पीछे की तरफ मैं अगर स्ट्रेच करा ये दो लाइनों को, तो ये दो लाइना पीछे जाकर मेरे आईने की तरफ, तो इसकी वजह से ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये दो लाइना बैक साइड द मिरर दोनों मिल रही। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पैरा है, तो यहाँ पर भी प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरा, तो इसकी वजह से ये इमेज सीधी बन रही, पैरा प्रिंसिपल एक्सिस पे है, सर ऊपर है। तो अब इधर देखिए इसका नेचर लिख रहा हूँ मैं, इमेज बनी कैसा, इमेज बनी कहाँ पर, देखिए इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ फॉर्म हुई, बिहाइंड द मिरर, इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। और देखिए इमेज कैसी बनी, आप ही देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, आप ही साइज देखकर बोल सकते क्या है, बड़ी है साइज, तो बड़ी साइज को क्या बोलते हैं, इन लार्ज इमेज। इमेज कैसी बनी हमारी, इन लार्ज इमेज बनी। और एक बात देखिए, ये सीधी इमेज है, सीधी इमेज को क्या बोलते हैं बोला मैं आपको, इरेक्ट इमेज। और जो इरेक्ट रहती है उन्हें क्या रहती बोला मैं आपको, वर्चुअल। शुरू टॉपिक में बोला था जो इमेज इरेक्ट, तो इसके 4 कैरेक्टर्स हो गए इरेक्ट। अब उसके बाद अगले टॉपिक पे बढ़ते, अगले वाला बोला उन्हें इन्फिनाइट पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पोजीशन पे रहा तो क्या होता, तो देखिए मैं क्या, ये 4 सेंटीमीटर की सिलाई आर्क था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। अब इधर सुनिए, मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पोजीशन पे, यानी ऑब्जेक्ट मेरे को दिख रहा भी नहीं इन्फिनाइट पोजीशन पे, तो मैं यहाँ इन्फिनाइट पोजीशन कहीं और है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इन्फिनाइट पोजीशन से कईयों लाइट रेस लेकर आ, कईयों लाइट रेस आ रहा है इन्फिनाइट पोजीशन से जाने के वास्ते। पूरे इन्फिनाइट रेस आए, आईने से टकरा रहे, पूरे लाइट रेस आईने से टकराने के बाद क्या होते, फोकस से टच होते बोलकर बोला था मैं आपको। पूरे लाइट रेस आ रहे हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सारे के सारे आ रहे हैं, फोकस से पास हो रहे हैं। अगर इन्फिनाइट पोजीशन पे इमेज बन रही, इस जगह पर फोकस पर बनती, इन्फिनाइट पोजीशन पे रहे तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फोकस पे बन रही। और कैसी इमेज बन रही बोले तो पॉइंट साइज इमेज क्रिएट हो रही, पॉइंट साइज इमेज क्रिएट हुई। ये आपके 6 रे डायग्राम से इधर देख लीजिए, मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूँ। ये सबसे पहले अपन रखे थे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखने पर इमेज कहाँ बनी, बिटवीन एफ एंड सी बनी। और अगर सी पर रखे तो कहाँ पर बनी, सी पर बनी। उसके बाद अगले वाले में देखिए कहाँ रखे हम, बिटवीन एफ एंड सी रखे, बिटवीन एफ एंड सी रखे तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। और अगर फोकस पर रखे तो इमेज कहाँ बनी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। उसके बाद कहाँ रखे हम, बिटवीन पी एंड एफ रखे, बिटवीन पी एंड एफ रखे तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। और अगर हम इन्फिनाइट पोजीशन पर रखे, अगर हम इन्फिनाइट पोजीशन पर रखे तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी, फोकस पर बनी। और कैसी इमेज बनी, पॉइंट साइज, बिल्कुल एक डॉट की तरह इमेज बनी। चलिए टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, मैं एग्जाम में बहुत आते हैं, एग्जाम में फर्स्ट लेसन में से एग्जाम में बहुत मैक्सिमम पूछता है प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले मैं यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। इधर देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात यह बोल देता हूँ, फॉर्मूलेस लिखा देता हूँ। सबसे पहले है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये जो है मिरर का फार्मूला है, ये मिरर फार्मूला है। इसका फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ f का मतलब होता है फोकल लेंथ, और v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसके बाद अगला वाला फॉर्मूला है जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को शॉर्ट फॉर्म में m बोलते हैं।
तो एम मैग्नीफिकेशन के दो फार्मूले हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। v मतलब इमेज डिस्टेंस को बोलते हैं, u बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला है m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। एच आई बाई एच ओ, एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। एंड नेक्स्ट एच ओ का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इधर सुनिए, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगा। अब ये बात भी आपको ज़रा एग्जाम के तौर पर याद रखना है, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। जब कभी भी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 रही, मैग्नीफिकेशन आप जब सॉल्व करें m इज इक्वल टू 1 रहा, इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज़ के। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, सेम साइज। ऑब्जेक्ट का जितना साइज है इमेज का भी वही साइज। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कम है, किससे कम है, 1 से कम है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, इसका मतलब वो डिमिनिश इमेज है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज छोटा बना। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बढ़कर है, किससे बढ़कर है, 1 से बढ़कर, लेस देन 1 बोले तो पॉइंट में आ सकता है 0.5, 0.9 ऐसा रहा, तो समझ जाना कि वो डिमिनिश इमेज, छोटी इमेज है। और अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से बढ़कर है, इसका मतलब वो इमेज कैसी है, वो इमेज इन लार्ज इमेज है। ठीक है, इन लार्ज इमेज यानी अब मिसाल के तौर पे आपको आंसर आएगा 1.5, 2.9, 3.7 ऐसे जो भी आंसर्स आते हैं, इसका मतलब यह है कि उसकी इमेज बड़ी है। और उसके बाद ये याद रखिए, मैक्सिमम हम कॉनकेव मिरर के प्रॉब्लम्स एग्जाम में ज़्यादातर पूछता, तो इंशाल्लाह कॉनकेव मिरर के प्रॉब्लम करा रहा हूँ मैं आपको। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जब भी दिया आप उसको नेगेटिव में लेना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया उसको भी नेगेटिव में लेना है। अगर आपको इमेज डिस्टेंस दिया तो इमेज डिस्टेंस को भी आपको नेगेटिव में लेकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, और एच आई और एच ओ अगर इन दोनों भी दिया तो आपको दोनों भी पॉजिटिव में लेना रहता। ये कॉनकेव मिरर के लिए ज़रा आप याद रखिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। और अगर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर आपको नेगेटिव आ रही, इसका मतलब वो इमेज इन्वर्टेड इमेज बन रही। और अगर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, इसका मतलब वो इमेज इरेक्ट बन रही, यानी सीधी बन रही। आपके लिए प्रॉब्लम में आसानी होती। ये सारे चीज़ें याद रख लिए तो इंशाल्लाह मैं आपके आगे प्रॉब्लम के लिए आगे बढ़ता हूँ। आपको जो बार एक बात ये भी बोल देता हूँ, और आसान तरीका ये भी बोलता हूँ, फिजिक्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। आप कोई भी ये 3 फार्मूले है, ये 3 फार्मूलों में से उस वक्त तक एक फार्मूला यूज़ करिए जब तक, कौन सा फार्मूला यूज़ करना कंफ्यूज होते हैं आप, उस वक्त पे कौन सा भी फार्मूला यूज़ करिए जब आपको 2 वैल्यूज़ नोन है, एक अननोन वैल्यू मालूम है आपको, तो वो फार्मूला यूज़ करना। अब मैं आपको जब प्रॉब्लम करा रहा हूँ इंशाल्लाह आपको समझ में आता। चलिए बिस्मिल्लाह, प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में बोल रहा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये बात याद रखिए, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज डिस्टेंस 95 बोल रहा, साइज ऑफ द इमेज 95 बोल रहा। ऑब्जेक्ट की हाइट दे दिया इन्हें, और प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ये कुछ डाटा दिया उन्हें, तो सबसे पहले आप डाटा जो दिया उसको, डाटा को एनालाइज करिए, समझिए आप। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या कर ले रहा हूँ, पहले गिवन डाटा के जरिए मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया उन्हें क्वेश्चन में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है बोलना चाह रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एच ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर रखे हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अभी जब टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा था, जब बोला मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और लफ्ज कॉनकेव मिरर की बात कर रहा तो यू को किस में लेना बोला मैं, माइनस में। और उन्हें क्या बोल रहा, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बोल रहा हूँ, फोकल लेंथ कितना है बोल रहा, 20 सेंटीमीटर। अब भी पढ़ाया 20 से फोकल लेंथ लेना है तो किस में लेना,
माइनस में, फोकल लेंथ भी ले लिए। अब पछानो क्या बोल रहा है, फाइंड इमेज डिस्टेंस ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी। वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। साइज ऑफ इमेज, साइज या हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमारे को दो चीज़ें पछानना है, एक वी पछानना है और अच्छाई पछानना है। तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, इधर देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मेरा फॉर्मूला है। तो देखिए 1/f, f की जगह पे कौन सा नंबर है, -20 इज इक्वल टू 1/v की जगह पे कौन सा नंबर है, नहीं मालूम, तो v की जगह v प्लस 1/u की जगह पे कौन सा नंबर है, -30। ये -30 नीचे रहा तो भी उसको, ये माइनस अगर नीचे भी रहा तो मैक्स के हिसाब से ऊपर भेज दे, और ये माइनस में, तो क्या है देखिए -1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस, ये माइनस अगर ऊपर चलेगा तो -1/30 प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस जाके माइनस हो जाता, तो -1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/30। अब मुझे क्या पहचानना है, v की वैल्यू पहचानना है। तो v के साथ यहाँ -1/30 है, ये -1/30 को इधर ट्रांसपोज कर दिया तो +1/30 हो जाता। -1/20 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/v। अब बीच में दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 31 जा -30 प्लस 21 जा 20 बाई 20, 30 जा 2 3 जा 6, यहाँ एक जीरो यहाँ एक जीरो, टोटल 2 जीरो है तो 00 इज इक्वल टू 1/v। अब उसके बाद देखिए -30 प्लस 20 कितना होता, -10 बाई 600 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो कैंसिल, बचा गया -1/60 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, v1 जा -v इज इक्वल टू 61 जा 60, यहाँ माइनस है तो इसको माइनस को भेज दिया, तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। यानी v की वैल्यू आ गई, मेरे को कितनी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर बोलकर आ गई, यानी इमेज डिस्टेंस आ गया मेरा, एक आंसर आ गया। अब अगला क्या है मेरा, HI पहचानना है। अब आप बोलते हैं सर HI पहचानना है ना, तो m इज इक्वल टू HI/HO का फॉर्मूला ले तो आ जाता, लेकिन मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, कहीं को नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इधर सुनो, इसमें कितने वैल्यूज मालूम है मेरे को, HO मालूम, HI नहीं मालूम, m नहीं मालूम। जब तक वो फॉर्मूले का इस्तेमाल न करो, जब तक दो वैल्यूज आपको मालूम नहीं है, दो वैल्यू मालूम रहना, एक वैल्यू नहीं मालूम रहना। लेकिन यहाँ मेरे को HI भी नहीं मालूम, m भी नहीं मालूम, तो मैं ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करके इससे पहले ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, m इज इक्वल टू -v/u। इसमें मेरे को v भी मालूम, u भी मालूम, m नहीं मालूम, ये दो चीज़ें मालूम है, एक चीज़ नहीं मालूम, तो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो सुनियो, m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले का माइनस का माइनस, v की वैल्यू कितनी है -60, दो एक साथ नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में लिखा u की वैल्यू कितनी है -30, ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू क्या बचा -60/30, यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो m इज इक्वल टू -2। ज़रा ये बात भी याद रखो, m की वैल्यू कितनी आई 2i, 2, ये माइनस को नको देखो, खाली 2 देखो, m की वैल्यू 2i, m की वैल्यू 2i, इसका मतलब मैग्नीफिकेशन 1 से बढ़ के है। मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बढ़ के है तो इसका मतलब कौन सी इमेज बन रही है, इन लार्ज इमेज बन रही। और मालूम हो ना, ऑब्जेक्ट है ना कितने का है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो इमेज 5 सेंटीमीटर से बढ़ के रहेंगी। और माइनस में दिया, इसका मतलब ये कौन सी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ये भी मालूम होगा। अब इधर सुनो, मेरे को m भी मालूम, HO भी मालूम, HI नहीं मालूम, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। m कितना है -2 इज इक्वल टू HI की वैल्यू नहीं मालूम है, तो HI का HO की वैल्यू कितनी है, आपको क्वेश्चन में 5, आपको HI की वैल्यू मालूम करना है, उसके साथ 5 है डिवाइड में, उधर गया तो इंटू -2 इंटू 5 इज इक्वल टू HI, 2 5 जा 10, -10 इज इक्वल टू HI, तो HI की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ फाइनल।